नाज़रीन, एक के बाद एक टॉप अमेरिकन ऑफिशियल जो है वो इजराइल में लैंड कर रहे हैं और मैसेज ये है कि हम सीज फायर को यकीनी बना रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ नेतन्याहू और इजराइल जो है वो सीज फायर को तोड़ने के लिए नए नए मंसूबे और प्लानिंग्स कर रहे हैं। अमेरिका रिपीटेडली ये बात कर रहा है कि गाजा वॉर इज ओवर। ट्रंप बार बार ये कई मरतबा, दर्जनों मरतबा अब वो ये बात दोहरा चुके हैं कि गाजा वॉर इज ओवर, और ये मैसेज हमने नेतन्याहू को कन्वे कर दिया है। लेकिन क्या वाकईतन बात ऐसे है? इजराइल ने अभी तक इस वॉर को ओवर नहीं तस्लीम किया है और वो बहुत सारी चीजें जो है वो प्लान कर रहा है। तो ये आने वाला जो टाइम है, आने वाले जो दिन है वो बहुत ज्यादा क्रूशल होने जा रहे हैं। साथ ही लेबनान की जो गवर्नमेंट है, पहली बार उसने ये कहा है कि इजराइल के साथ जो डिप्लोमेसी है वो नाकाम हो चुकी है। ये वही लेबनीज गवर्नमेंट है जो हिजबुल्लाह को कसूरवार ठहराकर एक डिजास्टर पॉलिसी जो आगे बढ़ा रही थी और इजरायली अग्रेशन के लिए उल्टा गैर इरादी तौर पर, चाहते हुए नहीं लेकिन अनजाने में और गैर इरादी तौर पर उन्होंने दरवाजे खोले और अब कह रहे हैं कि इजराइल के साथ डिप्लोमेसी ने काम नहीं किया। तो ये बात इनको बहुत पहले समझ आनी चाहिए थी, लेकिन इन्होंने नहीं समझी। खुद नबी बेरी जो है वो ये बात कर रहे थे, लेकिन जो नए प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट आए हैं वो अमेरिका और रीजन के कंट्री के प्रेशर के अंदर ये पॉलिसी आगे परसू कर रहे थे, लेकिन उसका कोई नतीजा जो है वो अच्छा नहीं निकला है लेबनान के लिए। इसी दरमियान नाज़रीन, जो रीजनल कोऑपरेशन है वो कहीं ना कहीं आगे जरूर बढ़ रहा है। उर्दुगान ने गल्फ का बड़ा अहम तरीन दौरा किया है। मिस्र के ताल्लुकात टर्की के साथ हालांकि बहुत अरसे से खराब थे, अब वो बेहतर हो रहे हैं। इवन मिस्र के ईरान के साथ ताल्लुकात, ईरान के टर्की के साथ ताल्लुकात, गल्फ के साथ ताल्लुकात वो आगे बढ़ रहे हैं। रीजन में काफी अच्छी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, लेकिन अभी तक वो आइडियल सिचुएशन पैदा नहीं हो सकी है जिससे अमेरिका और इजराइल जब वो हमेशा फायदा उठाते हैं। यानी जो ट्रस्ट बिल्डिंग है वो अभी उस सतह पर नहीं पहुंच सकी है, खासकर ईरान और गल्फ के दरमियान, क्योंकि गल्फ की सिक्योरिटी जो है वो अमेरिका करता है और ईरान का जो बुनियादी फंडा है, और ईरान ये समझता है कि इस रीजन में बुनियादी मसला ही अमेरिका है। तो इसलिए वो ट्रस्ट बिल्डअप जो है वो अभी तक नहीं हो सका है। इसी दरमियान टर्की और इजराइल के दरमियान जो कन्फ्रंटेशन है वो बढ़ रही है। वो ना सिर्फ सीरिया में बढ़ रही है, रीजन में बढ़ रही है, बल्कि मेडिटेरेनियन सी में और साइप्रस में वहां पर भी ये कन्फ्रंटेशन जो है वो बढ़ रही है। जो यूक्रेन जंग है उसमें एक नई एस्केलेशन जो है वो देखी गई है, जिसके अंदर अमेरिका ने सैंक्शंस लगाई हैं, यूरोपियंस ने नई सैंक्शंस लगाई हैं, और अब वो ये बात कर रहे हैं कि हम रशिया के खिलाफ ज्वाइंट ऑपरेशंस करेंगे और इनके सबमरीन्स को डिटेक्ट करेंगे और इनके जो शिप्स हैं उनको जो है वो हम कैप्चर करेंगे। इस तरह के ज्वाइंट जो है वो एक्शंस की जो है वो बात कर रहे हैं। तो यूक्रेन, यानी यहां पर ट्रंप और पुतिन की मुलाकात होने जा रही थी, दोबारा सीज फायर डिस्कस हो रहा था, वहां पर सूरत हाल बिल्कुल डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर जब चली गई है। एक नई एस्केलेशन जो वहां पर हुई है, और देखिए रशिया से ये हार चुके हैं। ऑन ग्राउंड इनके वेपन्स रशिया के सामने फेल हो चुके हैं, लेकिन वो इस हार को और अपनी बुनियादी गलती जो इन्होंने वादे रशिया से किए और उसको नहीं निभाया, उस गलती को तस्लीम करने के बजाय अब ये रशियन ऑयल के पीछे हैं। यानी आप देखें ना, ऑन ग्राउंड पर लड़ने गए हैं, हार गए हैं, अब सैंक्शन लगाकर रशिया के ऑयल को जो है वो कैप्चर करना चाहते हैं ताकि रशिया जो है वो कोलैप्स हो जाए, रशिया जो वो डिस्ट्रॉय हो जाए। तो ये बहुत बड़ी बैटल है, ठीक है ना, ये सैंक्शन भी उतनी ही बड़ी बैटल है। तो अब ये सैंक्शन की तरफ आना असल में इनकी शिकस्त है। लेकिन नाज़रीन, ये जो सैंक्शंस हैं इसका बहुत बड़ा नुकसान खुद यूरोपियंस को हो रहा है, खुद वेस्टर्न जो हेजेमनी है उसको हो रहा है, खासकर इसका नुकसान जो है वो यूरोप उठा रहा है। नाज़रीन, इसके नतीजे के अंदर एक पैरेलल सिस्टम जो है वो वजूद में आ रहा है। वो एक पैरेलल फाइनेंशियल सिस्टम है, वो एक पैरेलल शिपिंग सिस्टम है, वो वजूद में आ रहा है जो इनकी इकोनॉमी को बहुत ज्यादा डैमेज कर रहा है और इनकी जो मोनोपोली है और इनकी जो हेजेमनी है उसको ये बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। तो यूरोपियंस जो सस्ती एनर्जी ले रहे थे और शिपिंग सेक्टर में मुकम्मल कंट्रोल जो है वो इनका था और मुकम्मल तौर पर ये रेगुलेट करते थे। अब एक मुतबादल सिस्टम इनकी सैंक्शंस की वजह से रशिया ने सरेंडर नहीं किया, ना वो करेगा, बल्कि इनकी कैलकुलेशन से बिल्कुल उलट निकला है कि रशिया लड़ भी रहा है और दुनिया में एक मुतबादल निजाम भी इन सैंक्शंस के नतीजे में जो है वो वजूद पजीर हो रहा है। तो ये बात होगी। अगली बात नाज़रीन ये है कि चाइना का रोल इसमें बड़ा रीढ़ की हड्डी वाला होने वाला है। इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की फाइट के अंदर रशिया, ईरान, वेनेजुएला, इन सब की जो जंग है इसमें चाइना का रीढ़ की हड्डी का किरदार है। देखिए, सोवियत यूनियन कोलैप्स हो गया, वाई चाइना साथ नहीं आया। अगर चाइना साथ आता तो शायद सोवियत यूनियन उस तरह कोलैप्स ना होता। इस वक्त भी अगर आप सूरत हाल नोट करें, अगर चाइना रशिया से पीछे हट जाए तो रशिया शायद सर्वाइव ना कर सके, क्योंकि रशिया की जंग चल ही इस वजह से रही है कि वो अपना ऑयल चाइना जो है उसका ऑयल खरीद रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जितना ऑयल रशिया जंग से पहले बेच रहा था उसी मिकदार में, यानी चाइना चूंकि उसकी इंडस्ट्री बड़ी है, उसकी जरूरियात है, उसकी इंडस्ट्री बड़ी है, तो वो जितना ऑयल रशिया बेच रहा था उनकी सेल्स में चाइना ने फर्क नहीं आने दिया।
चाइना उनसे उतना ही ऑयल जब खरीद रहा है तो उनका रेवेन्यू उतना ही जनरेट हो रहा है। यानी एक ये था कि चाइना ऑयल खरीदता रहता, लेकिन रशिया की सेल जो है वो 20% रह जाती। भाई एक मुल्क खरीद रहा है ना, पहले पूरा यूरोप खरीद रहा था, तो रशिया चाइना जो है वो बड़ी मिकदार के अंदर जो है वो खरीद रहा है। ईरान सरवाइव करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा अगर चाइना ईरान से ऑयल खरीदना जब बंद कर दे। वेनेजुएला सरवाइव करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा अगर चाइना ऑयल खरीदना जब बंद कर दे। तो यहां पर जो है ना चाइना का किरदार बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप देखिए रशिया और चाइना, ईरान और चाइना, ये सब मुल्क जो है वो अपना इत्तेहाद जो बहुत ज्यादा बढ़ा रहे हैं। चाइना और रशिया कभी इतने करीब नहीं थे, कभी हिस्ट्री में इनके इतने अच्छे रिलेशंस नहीं रहे जितने इस वक्त हैं। और चाइना की क्या मजबूरी है? चाइना को एक तो सस्ता ऑयल मिल रहा है, दूसरा चाइना ये समझता है कि अगर ये मुल्क कोलैप्स हो गए या ये डिफीट हो गए तो अगली बारी चाइना की है। चाइना के लिए जरूरी है कि ये मुल्क स्टैंड करें और डिफीट करें वेस्ट को। तो ये सबकी एक ही लड़ाई जो है इस वक्त बन चुकी है। तो लेकिन इसके साथ साथ चाइना के लिए एक बड़ा आप कह लें कि चैलेंज ये है कि वो किस हद तक मजीद सामने आ सकता है, कितने बोल्ड फैसले वो ले सकता है। ये चाइना के लिए आने वाले टाइम में बड़ा चैलेंज रहेगा। और ये मुल्क जो है वो ईरान जैसे मुल्क, वेनेजुएला जैसे मुल्क ये देख रहे हैं कि जब उनके ऊपर हमले हो रहे हैं, जब मामलात और खराब होने जा रहे हैं, तो चाइना किस मजीद बोल्ड अंदाज में इन मुल्कों के साथ जब वो खड़ा हो सकेगा इन फ्रंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और वेस्ट, उनके सारे एम्पायर के सामने किस हद तक खड़ा हो सकेगा, ये आने वाले दिनों में देखना है। और चाइना जितना आगे बढ़कर आएगा उतना ज्यादा वेस्ट को जो है वो और नेटो को और अमेरिका को जो है वो धक्का लगेगा। और इसलिए नेटो ने भी महाज खोल दिया चाइना के खिलाफ, क्योंकि ये सारी जंग वो कनेक्टेड समझते हैं। अच्छा, तो ये सूरत है। अब मैं एक बड़ी अहम खबर जो है वो आपके साथ शेयर करता हूं, उसकी हेडलाइन। एक फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं जिनको अभी 3-4 दिन कबल जो है वो सजा हुई है, निकोलस सरकोजी। ठीक है, नाम आपने सुना होगा। निकोलस सरकोजी जो है इनको सजा हुई है और इनको जेल भेजा गया है। लेकिन वहां पर ये सो नहीं पा रहे हैं। सो क्यों नहीं पा रहे हैं? वहां पर पूरा जो जेल है उसमें जनाब चीखो पुकार हो रही है, नारे लग रहे हैं और सेल में वो जो है वो इस तरह से आप कह लें कि शोर है। ठीक है ना, पूरा जेल जो है इस वक्त एक हंगामा वहां पर बरपा है। क्यों? सारी जेल ये बात कर रही है कि तुमने मुअम्मर कज़ाफी को मारा था और हम जब उसका बदला लेंगे। ये फ्रांस की जेल के अंदर हो रहा है। फ्रांस की जेल के अंदर फ्रांस का सदर गया है और वहां पर ये शोर शराबा पड़ा हुआ है, हंगामा बरपा है, जिसकी वजह से ये सदर जो है ये सो नहीं पाया। जब मुअम्मर कज़ाफी और लीबिया के ऊपर अटैक किया गया तो ये शख्सियत जो है अमेरिका के साथ साथ ये शख्सियत बहुत आगे थी, निकोलस सरकोजी। तो अब जनाब इनको जेल हुई है और वहां जेल के अंदर ये सूरत हाल। तो ये एक बहुत बड़ा इवेंट है कि इस तरह से किसी वेस्टर्न लीडर को सजा सुनाई गई। आप देखें ना, मतलब बुश है, अमेरिका है, तो उन्होंने बहुत सारी जंगें छेड़ी हैं, किसी को कोई पनिशमेंट नहीं हुई। तो खुद बरतानिया में इस तरह का कोई वाकया नहीं देखा गया, तो फ्रांस में बहरहाल ये एक बड़ा वाकया हुआ है। और पिछली 2-3 रातों से जब से गए हैं वो सो नहीं पा रहे हैं। ठीक है ना, स्लीपलेस नाइट्स उनके लॉयर्स ने बताई है। बिग इवेंट। और वो फ्रांस की जेल में वो कैदी ये कह रहे हैं कि हम बदला लेंगे, तुमने मुअम्मर कज़ाफी को जब मारा था। तो ये जो इन्होंने जंगें लड़ी है ना, ये पीछा करनी है। अब जरा एक और खबर देखिए जिसका बरह रास्त ताल्लुक फलस्तीन के तनाजे के साथ है, मिडिल ईस्ट के साथ है, दुनिया के साथ है। अमेरिका का जो नेशनल डेट है, जो कर्जा है, $38 ट्रिलियन तक पहुंच गया। इससे पहले कुछ महीने कबल तक और बाइडेन के टाइम तक ये $36 ट्रिलियन था। अब ये $38 ट्रिलियन, दुनिया का सबसे ज्यादा रिच कंट्री, वेल्दी कंट्री, बड़ी इकॉनमी, बड़ी मिलिट्री, लेकिन दुनिया का सबसे मकरूज तरीन मुल्क जो है वो अमेरिका इस वक्त है। और उस कर्जे के अंदर जब इजाफा हो रहा है, ये नाज़रीन बहुत बड़ी बात है। ये जो अमेरिका में आपको पैनिक नजर आ रहा है, इस एम्पायर का जो आपको पैनिक नजर आ रहा है, और वो हर किसी के ऊपर टैरिफ लगा रहा है, वो तमाम इत्तेहाद तोड़ रहा है, वो तमाम अंडरस्टैंडिंग को तोड़ रहा है, वो ग्लोबलाइजेशन का सबसे बड़ा सपोर्टर था और आज खुद ग्लोबलाइजेशन को उसका कला कमा कर रहा है। कनाडा के ऊपर टैरिफ लग रहे हैं, यूरोपीय यूनियन और जापान और साउथ कोरिया और ऑस्ट्रेलिया। वजह क्या है? व्हाट्स द रीजन बिहाइंड? ये वो असल रीजन है। और ये इजराइल की जो बदमाशी है, ये जो सारी जंगें हैं, ये जो सारा तमाशा है, ये असल पीछे चीज है कि पैनिक ये है। और ये इजराइल की बदमाशी और ये सारी चीजें खत्म हो जानी है। उनको वो खतरा ये है कि ये बबल जो है वो कोलैप्स किसी वक्त एक्सप्लोड कर सकती है। देखें ये बबल है ना, ये बबल किसी भी वक्त जब एक्सप्लोड कर सकती है। $38 ट्रिलियन जब वो कर्जा चला गया, यही असल चीज है कि वो एम्पायर, उसकी वो मोनोपोली लंबे अरसे तक अब चल नहीं सकती है। ये बात अब नविश्ता दीवार है। इसलिए इजराइल की बदमाशी ज्यादा अरसा चल नहीं सकती है, ये नविश्ता दीवार है। अब कुछ लोग ये भी सवाल करते हैं कि भाई ये जो अमेरिका के ऊपर इतना कर्जा है, तो अमेरिका
کس کی جرت ہوگی کہ وہ امریکہ سے جب وہ قرضہ واپس مانگے گا, اور امریکہ اگر نہ دے گا تو دنیا کیا کر لے گی. تو پہلے بھی ہم نے اس کے اوپر مختصر بات کی تھی, لیکن شارٹ سے بات کر کے پھر آگے چلتے ہیں, کیونکہ اس کا براہ راست تعلق ان ساری جنگوں کے ساتھ ہے, اور یہ سامراج کے خلاف جو لڑائی جاری ہے اس کے ساتھ, اور پوری دنیا میں لوگوں کی زندگیاں امپائر جو فیصلے کرتا ہے اس کے مطابق چلتی ہیں. تو اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ امپائر کس ڈائریکشن میں جا رہا ہے اسی سے پھر دنیا کے اثرات نکلیں گے. تو بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی کیسے واپس, اگر وہ نہ دینا چاہے تو کون سا ملک ہے جو جرات کرے گا. ایسا نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک تو پورا فائنینشل سسٹم کولیپس ہو جائے گا. اگر امریکہ نہیں دے گا تو جو آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک نے پیسے دیے ہوئے ہیں پھر باقی ملک بھی نہیں دیں گے. ایک تو یہ بات ہوگی, بنیادی سی سادہ سی بات ہوگی. ایک تو فائنینشل سسٹم کولیپس ہو جائے گا. لیکن یہ بات بھی اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے. اصل جو بات ہے وہ یہ ہے ناظرین کہ یہ جو پیسہ ہے $38 ٹریلین, اس میں جو اصل شیئر ہے اراؤنڈ $20-25 ٹریلین, وہ امریکہ کے عوام کا پیسہ ہے. یعنی اگر امریکن گورنمنٹ اس کو واپس نہیں کرے گی تو پورا ملک دیوالیہ ہو جائے گا. مثال کے طور پہ جو پیسہ امریکنز نے بینکس میں رکھا ہوا ہے, جو پرائیویٹ انویسٹرز کے پاس رکھا ہوا ہے, جو انشورنس کمپنیز ہیں, جو پینشن فنڈز ہیں, یعنی آپ کہتے ہیں بھئی آپ بڑے امیر ہیں, آپ کے پاس 10 کروڑ روپے ہیں, کہاں پڑے ہوئے ہیں؟ بینک میں پڑے ہوئے ہیں. تو ایکچولی تو وہ بینک میں نہیں پڑے ہوئے ہیں, بینک نے اس کو آگے انویسٹ کیا ہوا ہے یا لون دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو اس نے آگے انویسٹ کیا ہوا ہے یا لون دیا ہوا ہے. اب آگے سے لون واپس نہیں آئے گا تو کیا بینک آپ کو پیسے دے گا؟ تو یعنی کہ اگر امریکن گورنمنٹ وہ پیسہ واپس نہیں دے گی تو کیا ہوگا کہ وہ جو $20-25 ٹریلین ہیں وہ عوام کے پیسے ہیں. تو آپ کہیں گے آپ کا 10 کروڑ پڑا ہے, وہ آپ کا 10 کروڑ نہیں ہوگا. تو اس کا مطلب کیا, پورا ملک جو ہے وہ دیوالیہ ہو جائے گا. تو ابھی امریکن گورنمنٹ جو ہے وہ اس کے اوپر بہت زیادہ ٹریلینز آف ڈالرز کا جو سود دیتی ہے. ٹھیک ہے نا, یعنی اس سسٹم کو چلانے کے لیے. یعنی آپ کے ریٹائرمنٹ فنڈز ہیں, تو جب وہ ریٹائر ہوں گے تو فنڈز نہیں مل سکیں گے, کیونکہ وہ پیسہ ایکچولی وہاں پر نہیں ہے, وہ امریکن گورنمنٹ نے لون پر لیا ہوا ہے. اگر امریکن گورنمنٹ ایسی صورتحال آ جاتی ہے کہ وہ واپس کرنے کی پوزیشن میں نہیں رہتی, اور پھر جیسے انشورنس کمپنیز ہیں, آپ انشورنس کرواتے ہیں, ان کو پیسہ دیتے ہیں نا کہ بھئی 20 سال بعد انشورنس ملے گی, تو وہ وہاں پر پیسہ نہیں ہے, وہ امریکن گورنمنٹ کو دیا ہوا ہے. تو وہ نہیں دیں گے تو آپ کی انشورنس کیسے ملے گی؟ پھر جیسے آپ بانڈز خریدتے ہیں, مثال امریکنز کی بات کریں, بانڈز امریکن گورنمنٹ نے بانڈ جاری کیا, امریکنز نے خرید لیا, تو وہ بانڈ آپ کے پاس پڑا ہوا ہے, جو ہی آپ لے کر جائیں گے آپ کو پیسے مل جائیں گے. دیوالیہ ہو گئے تو کیسے پیسے دیں گے؟ تو آپ کے پیسے گئے, بانڈز وہ کسی کام کا نہیں ہے. تو یہ والی اصل میں صورتحال ہے. اب آپ دیکھیے اس پر دلچسپ رپورٹ ہے, اس کو ہم تھوڑا سا اس لیے بیان کر رہے ہیں کہ اس کا براہ راست تعلق ہے. بھائی وہ ببل ہی کولیپس ہو گئی, قرضہ لیتے رہے. دیکھیں 90s میں اتنا قرضہ نہیں تھا. جب یہ نیتن یاہو کی جنگوں میں امریکہ گیا ہے, اس کے بعد یہ ٹریلینز ڈالر, $10 ٹریلین تو مڈل ایسٹ کی جنگوں میں ضائع کیا ہے. اس کے بعد یہ قرضہ چڑھا ہے, تو یہ قرضہ اوپر سے اوپر جا رہا ہے, واپس نہیں آ رہا ہے. تو جناب علی اس میں وہ بتا رہے ہیں $38 ٹریلین میں صرف $13 ٹریلین جو ہے وہ کسی فورن انویسٹر کا ہے, جس میں جاپان اور چائنا ہے. $13 ٹریلین جاپان اور چائنا نے قرضہ دیا ہوا ہے. باقی جو سارا ہے وہ ڈومیسٹک نیشنل پیسہ ہے, لوگوں کا پیسہ ہے, پرائیویٹ انویسٹرز, کمپنیز, ان کا پیسہ ہے. تو پورا ملک جو ہے وہ دیوالیہ ہو جائے گا. مینز دیٹ portion of the national debt is indeed held by US domestic sources. تو اس ڈیٹ کا سگنیفیکنٹ پورشن جو ہے وہ اصل میں نیشنل پیسہ ہے. ٹھیک ہے نا, تو یہ بات میں نے سمجھانے کی کوشش کی ہے. یہ پینک ہے. اب وہاں پر بار بار امریکہ فرسٹ جنگوں کو فنڈ کرنا بند کرو. وائے, پیچھے وجہ یہ ہے پیسا وہ وہاں پر بھیج رہے ہیں. دیکھیں پیسہ چھاپے جا رہے ہیں نا, اس کی کوئی پوچھ گچھ تو ہے نہیں, بس پیسہ وہ بیٹھ کر چھاپ رہے ہیں اور اس چھاپ کے جنگوں میں لگا رہے ہیں. اور جنگوں میں لگا رہے ہیں تو پھر ایران کے خلاف جنگ ہے, رشیا کے خلاف جنگ ہے, چائنا کے خلاف جنگ ہے. اب یہ ملک کہہ رہے ہیں کہ بھائی پیسہ چھاپی جا رہے ہیں اور ہمارے خلاف جنگیں کر رہے ہیں, تو وہ متبادل فائنینشل سسٹم لے کر آ رہے ہیں. تو یہ بہت سارے چیزیں ہیں جس کے نتیجے میں یہ امپائر کو سب سے بڑا خطرہ یہ ہے, یہ والا. تو آج یہ بہت بڑی رپورٹ کہ $38 ٹریلین تک جب یہ پہنچ چکا ہے. تو جناب علی دوسری طرف صورتحال یہ ہے کہ اسرائیل بار بار اب یہ کہنا شروع ہو گیا ہے کہ ہم ایک واسل سٹیٹ بن چکے, ہمیں ڈکٹیٹ کیا جا رہا ہے. ٹرمپ از ڈیئر فرینڈ بٹ وی مسٹ ہیو دا ابلٹی ٹو سے نو اینڈ ڈیفینڈ آور انٹرسٹ. پہلے بڑے خوش ہوتے تھے امریکہ ہمارے ساتھ ہے, ابھی ہوتے ہیں امریکہ سب سے بڑا فرینڈ ہے, امریکہ ہمارے ساتھ. کہتے ہیں ٹرمپ بڑا اچھا دوست ہے اسرائیل کا, لیکن ہمیں ضرور یہ کہنا چاہیے کہ نو, انکار ہمیں کرنا, ہمیں ریزسٹ کرنا چاہیے, ہر بات ٹرمپ کی نہیں ماننی چاہیے, اور بتانا چاہیے کہ ہمارا انٹرسٹ یہ ہے. تو یہ صورتحال جب وہاں پر آ گئی ہے. سو یہاں پر
डेंजरस अटेम्प्ट जो है वो दूसरी तरफ नेतन्याहू की जारी हैं इस सीज फायर को ब्रेक करने के लिए। रिपीटेडली वहां पर ऑफिशियल्स आ रहे हैं अमेरिका के, अभी इस वक्त मार्को रूबियो वहां पर मौजूद हैं और जेडी वैंस ने कहा है कि हमने क्लियर मैसेज नेतन्याहू को दिया है कि हम ये चाहते हैं कि सीज फायर जारी रहे। अच्छा, अब उसके जवाब के अंदर इजराइल ये खबरें चलवा रहा है, इजराइल ये बात कर रहा है कि हमने जेडी वैंस को बताया है कि हमास रीबिल्ड कर रही है तो हमला करना पड़ सकता है। अब यानी उधर उनकी मजबूरी है और इधर ये कोशिश कर रहे हैं। अब ये देखिए, मिलिट्री इंटेलिजेंस ने जेडी वैंस को बताया, अब चूंकि वो उन्होंने कह दिया है, इतनी बड़ी बात कर दी है कि हमने स्ट्रेट अवे बताया कि सीज फायर चलेगा, तो वो कह रहे हैं कि हमास एक्सप्लॉइट कर रही है सीज फायर को। यह बात हमने जेडी वैंस को बताई है, इंटेलिजेंस ने बताई है और अपनी स्ट्रेंथ को रीबिल्ड करने की कोशिश कर रही है। और यूएस एक्सपेक्ट्स के एक एडवांस नोटिस दिया जाए जब भी कोई बड़ा हमला वो करने की जब वो कोशिश करें गजा पर। यह अमेरिका चाहता है कि पहले उनको एडवांस में बताया जाए। इंटेलिजेंस ने बताया कि सेकंड स्टेज में इस वक्त जाना बड़ा मुश्किल है, यानी वो बिल्कुल नहीं चाह रहे सीज फायर को आगे बढ़ाना। इंटेलिजेंस ने ऐसी चीजें डिटेक्ट की हैं कि हमास टनल को रीबिल्ड कर रही है। तो ये अटेम्प्ट्स मैं आपको बता रहा हूं कि क्या चालाकियां हैं कि हमास रीबिल्ड कर रही है, हमास ऐसा कर रही है, हमास एक्सप्लॉइट कर रही है। तो इनकी कोशिशें हैं, उधर अमेरिका की अपनी मजबूरियां हैं। इवन खबर यह है कि जीएचएफ को रिप्लेस करने के लिए वाशिंगटन जो है वो प्लान स्टडी कर रहा है। और जैसे हेरिट्स ने लिखा कि मार्को रूबियो फाइल्स इनटू अ टेंस मोमेंट इन यूएस इजरायली रिलेशंस। अच्छा, ट्रंप ने यह भी कहा है कि मरवान बरगोती को रिलीज करना चाहिए। ट्रंप मल्स अर्जिंग इजराइल टू फ्री पैलेस्टाइन लीडर बरगोती। ये अचानक से प्रेसिडेंट ट्रंप को जब क्या हो गया? जाहिर है, देखिए, बुनियादी वजह यह है कि अमेरिका के अपने इंटरेस्ट हैं, वो अरब्स के साथ डिफेंस डील्स करनी है, उनको असलहा बेचना है, बाकी बहुत सारी चीजें हैं। अब 2 साल इजराइल को फ्री हैंड दिया गया, वो कुछ डिसाइसिव नहीं कर सके हैं सिवाय सिविलियंस को मारने के। मतलब देखें, बेरहमी तो जाहिर है, हर चीज ही बेरहमी है, लेकिन गजा पर कब्जा हो जाता, हमास खत्म हो जाती, फलस्तीनी यहां से डिस्प्लेस हो जाते, ये उनके नजदीक एक डिसाइसिव है, कभी डिसाइसिव विक्ट्री हमें हो गई है। असल मकसद तो यही था, वो नहीं हुआ। फलस्तीनी मौजूद है, फलस्तीनी कॉज मौजूद है, तो बस चाहते हैं फिलहाल इसको यहीं पॉज करके रखो। तो जाहिर है इजराइल नहीं चाहता। और देखें, अब पॉज कैसे करके, मतलब नेतन्याहू बैठा रहेगा, फिर उससे सवाल नहीं होगा कि भाई तुमने क्या अचीव किया है, तो जाहिर इजराइल के लिए ये चल नहीं सकता है। यूएस सेंटकॉम कह रहा है कि सीज फायर बड़ा फ्रेजाइल है, तो रिपीटेडली अमेरिका ये तो कह तो रहा है कि सीज फायर चलेगा, ये वो सारी बातें हो रही हैं, लेकिन साथ सेंटकॉम कह रहा है कि सीज फायर बड़ा कमजोर है। तो ये मामला भी थमा नहीं है, किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। और इंटरनेशनल मीडिया जो है वो कह रहा है कि हमें अंदर जाने दिया जाए, इजराइल जो है वो इस डिसीजन को डिले कर रहा है। अब देखें ना, परमानेंट सीज फायर हो जाए तो कितनी देर इंटरनेशनल मीडिया को रोक कर रखेंगे, समझ रहे हैं ना। तो एक जो ही परमानेंट सीज फायर अनाउंस होगा, अक्टूबर 7 की इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाएगी, नेतन्याहू का करप्शन ट्रायल आगे बढ़ेगा, खुद इजराइल में बहुत सारे सवाल उठेंगे, दुनिया में बहुत सारा चीजें आगे बढ़ेंगी। और लेबनान कह रहा है कि डिप्लोमेसी विद इजराइल वाज फ्यूटाइल सो फॉर लेबनीज प्राइम मिनिस्टर। बहुत देखें, डिजास्टर्स फैसले बड़े बड़े लीडर्स, प्राइम मिनिस्टर और सबसे हो जाते हैं, तो किया इन्होंने डिजास्टर्स फैसला ना, और इसमें अब किसी एनालिसिस की जरूरत नहीं है। वो खुद कह रहे हैं कि डिप्लोमेसी फेल हो गई है। तो क्या वो अप्रोच थी कि जिसमें यह समझा जा रहा था कि इजराइल के साथ डिप्लोमेसी काम करेगी, आप कह रहे हैं ना फेल हो गई है, तो किस अप्रोच के साथ ये डिप्लोमेसी की जा रही थी? क्या ऐसी गारंटी थी कि ये डिप्लोमेसी कामयाब हो जाएगी? और इस तरह की डिप्लोमेसी कि आपके पास जो सबसे बड़ा कार्ड है ऑन टेबल, हिजबुल्लाह, उसको आप डिसआर्म करने की खुद बात कर रहे हैं। ये कौन सा माइंडसेट था, ये कौन सी अप्रोच थी? अगेन ये एक डिजास्टरस अप्रोच थी। और इसलिए ईरान बड़ा बोल्डली सामने आया, उन्होंने कहा कि सवाल ही पैदा नहीं तो हिजबुल्लाह डिसआर्म होगी, ये एक रीजनल एसेट है, ये सिर्फ लेबनान का एसेट नहीं, ये रीजनल एसेट है, भूल जाओ। बड़ा बोल्ड अंदाज में, चूंकि अरब मुल्क भी चाहते थे कि हिजबुल्लाह डिसआर्म हो, तो ईरान बड़ा बोल्ड अंदाज में सामने आया। तो आज ये पछता रहे हैं, अभी भी इस राय रास्त पर आएंगे या नहीं। सो टर्किश मीडिया क्या लिख रहा है? इजराइल्स एक्सेस ऑफ इंस्टेबिलिटी, मिलिटराइजेशन ऑफ ईस्ट मेडिटेरेनियन। जो साइप्रस है वहां पर फड्डा बढ़ रहा है, साइप्रस की मिलिटराइजेशन इजराइल कर रहा है, और टर्की के साथ वहां पर फड्डा होना है, क्योंकि साइप्रस का एक हिस्सा टर्की के पास है। अब दूसरे हिस्से में मिलिटराइजेशन शुरू हो जाए तो वो साइप्रस तो खामोश नहीं बैठ सकता। तो ये टर्किश मीडिया लिख रहा है। और ओमान के साथ मुलाकात हुई और उसमें फलस्तीनी रियासत की जब उन्होंने बात की। और इसी दरमियान जनाब रशियन जो जेट्स हैं वो आए हैं बाल्टिक स्टेट्स की स्पेस के अंदर, और आगे से वो कह रहे हैं कि 18 सेकंड के लिए आए, और वो कह रहे हैं कि हमने नेटो के जेट्स भेजे रशियन जेट्स को गिराने के लिए। ये सूरत हाल जो वहां पर पैदा हुई है। और यूके ये कह रहा है कि हम ज्वाइंट ऑपरेशंस करेंगे जर्मनी के साथ मिलकर रशिया की जो सबमरीन्स हैं उनको डिटेक्ट करने के लिए। अब ये रशिया के, और ज़ेलेंस्की कह रहा है कि मुझे लॉन्ग रेंज मिसाइल्स जो वो दिए जाएं। तो ये इस वक्त की सूरत हाल है जो आपके साथ शेयर की। आपने राय जरूर आगाह करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।